आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के डिब्रूगढ़ के नामरूप में 10,610 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली यूरिया फैक्ट्री का रखा संगे बुनियाद। कहा कि कांग्रेस की लापरवाही और पॉलिसी की गलतियों की वजह से किसानों की आमदनी पर पड़ा बराह रास्त असर। विकसित भारत जी राम जी पर ऑपोजिशन लोगों को कर रहा है गुमराह। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर की तनकीद। कहा कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम मनरेगा से आगे का कदम। महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। 200 से ज्यादा सीटों पर आगे, महाविकास अघाड़ी बहुत पीछे। रेलवे ने नए किराया स्लेब में आम आदमी को दी बड़ी राहत। 215 किलोमीटर तक के किराए में कोई इजाफा नहीं। 500 किलोमीटर के गैर एसी सफर के लिए देने होंगे 10 रुपए ज्यादा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से दी शिकस्त। भारत को पाकिस्तान ने दिया था 348 रन का हदफ। भारत की शुरुआत रही कमजोर। पूरी टीम 156 रन पर लौटी पवेलियन। और अब खबरें तफसील से, और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम और एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जहां आपको बता दें कि विकसित भारत जी राम जी बिल बना अब कानून। यानी कि अब कानून बन गया है और सदर जमहूरिया ने विकसित भारत जी राम जी बिल को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस एक्ट से देही रोजगार की पॉलिसी में कई अहम तब्दीलियां की गई हैं। यह एक्ट मुलाजमत की कानूनी जमानत को 125 दिन तक बढ़ाता है। पहले ये 100 दिन थी, जिसको अब 125 दिन बढ़ाया गया है। खुशहाल, काबिल और आत्मनिर्भर देही भारत की ये बुनियाद को मजबूत बनाएगा। तो जी राम जी बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के डिब्रूगढ़ के नामरूप में एक यूरिया प्लांट का भूमि पूजन किया। ये 10,601 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा और इसकी सलाहियत 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना होगी। और ये BVFCL प्लांट बंद हो चुके थे। ताहम वजीर आजम भारत को खाद की पैदावार में खुद कफील बनाने, किसानों की खाद तक मुनासिब रसाई को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये प्लांट जदीद तरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी।
पीएम मोदी ने किसानों को दरपेश मुश्किलात को उजागर करते हुए कांग्रेस की पॉलिसियों पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि नामरू फर्टिलाइजर प्लांट कभी जराई प्रोड्यूसरों के लिए एक अहम मरकज था, लेकिन कांग्रेस की लापरवाही और पॉलिसी की गलतियों की वजह से किसानों की आमदनी बराह रास्त मुतासिर हुई है। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम तहरीक के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने और उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए गुवाहाटी में शोहदा की यादगार इलाके का दौरा किया। ये यादगार 1979 में शुरू होने वाली आसाम तहरीक के दौरान मारे गए लोगों की याद में बनाई गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा की गैलरी का मुआयना भी किया। तहरीक 6 साल तक जारी रही और 1985 में ख़त्म हुई। गैलरी में उस अरसे के दौरान शहीद होने वालों के मुजस्मे रखे गए हैं। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा से मुतालिक गलत फहमियों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से आगे का कदम है और इस स्कीम के तहत मजदूरों को अब कानूनी तौर पर 100 के बजाय 125 दिन काम करने की जमानत दी जाएगी। काम ना मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता और उजरत की ताखीर से अदायगी पर इजाफी मुआवजे का भी इल्तिजाम किया गया है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वीबी जी राम जी पर कहा कि कुछ लोग, खास तौर पर कांग्रेस के लोग, कह रहे हैं कि वीबी जी राम जी बिल तरक्की पसंद नहीं है और दही इलाकों में रोजगार के मौके छीन लेगा। ये बिल्कुल गलत है। दर हकीकत ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है और शफाफियत लाता है और इससे रोजगार के दिनों की तादाद 100 दिनों से बढ़कर अब 125 दिन तक पहुंच जाएगी। G Ramji bill is most progressive. Actually, it improves the infrastructure. It brings the transparency. And from 100 days to 125 days, it will increase the number of totally job offered is 125 days. Core rural infrastructure is going to improve. मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट के जरिए पास करदा
जी राम जी कानून के बारे में कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दही इलाकों के लोग मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मनरेगा में तब्दीलियां करने और बदउनवानी को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। और साथ ही कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम का नाम सबसे पहले कांग्रेस ने ही तब्दील किया था। उन्होंने कहा कि जी राम जी स्कीम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जी राम जी और हुकूमत ने मुस्बत बिल को मुस्बत तब्दीली के साथ तब्दील किया है और इस स्कीम में तब्दीलियां की गई हैं जिससे लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। वो बिल को अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं। फील्ड में जब भी हम जाते थे जनप्रतिनिधि, वो कहते थे मनरेगा में संशोधन करो। अगर हम जी राम जी नाम रख दिया, वो एक एब्रीवेशन जी राम जी आ गया, तो उसमें कहां दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसी योजना का पहले जवाहर रोजगार योजना नाम था। कांग्रेस ने बदला जवाहर रोजगार योजना से पहले नरेगा, फिर महात्मा गांधी। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? योजना समय के साथ बदलती भी है, उसमें चेंजेज आते भी हैं। जो फीडबैक हमें मिला जनता से, जनप्रतिनिधियों से, उसके आधार पर इस योजना में परिवर्तन किए गए हैं और अच्छे परिवर्तन किए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा आधारभूत ढांचा खड़ा होगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत जी राम जी बिल पर कांग्रेस की बयानबाजी पर जवाबी हमला किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस गरीबों को 125 दिन की उजरत मिलने से परेशान है। ठाकुर ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के नाम पर एतराज किया है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा। और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी, अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे, आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली महायुति ने मजबूत और फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की है। रियासत भर की 288 म्युनिसिपल बॉडीज और नगर पंचायतों में महायुति ने 100 से ज्यादा सीटों पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। शिवसेना ने 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एनसीपी ने 40 से ज्यादा मेयर मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस को 30 से ज्यादा मेयर के ओहदों पर कामयाबी हासिल हुई है, तो वहीं एनसीपी, शरद पवार ग्रुप और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप को इस इंतखाब में बड़ा धचका लगा है। दीगर इत्तेहादों और आज़ाद उम्मीदवारों ने मिलकर 25 से ज्यादा मेयर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की है। इन इंतखाबात में महायुति की इत्तेहादी जमातों ने कई जगहों पर अलग अलग इलेक्शन लड़ा, जबकि महाविकास अघाड़ी के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। और इसके बावजूद महायुति की अहम पार्टियों बीजेपी, शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने शानदार कारकर्दगी के साथ अपना दबदबा बरकरार रखा है और इसके बरअक्स महाविकास अघाड़ी मुतवक्के कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही है। केरल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में बीजेपी लीडरों ने ओहदे का हलफ लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके को काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये केरल की सियासत में एक बड़ी तब्दीली का आगाज है और बीजेपी कारकुनों की 45 साल की कोशिशों का नतीजा है। Exactly the Gujarat movement for us, because there also we started our victory journey from Ahmedabad Corporation. That is the state capital. So we are also starting in Kerala our victory march from Thiruvananthapuram, and you will see the performance and the campaign of BJP NDA in next 3 months. Message has reached out and people say Nanni Modi.
भारतीय रेलवेज ने मुसाफिरों के लिए नई माकूल तब्दीलियां की हैं। ये नए स्लैब 26 दिसंबर 2025 से नाफिज होंगे। नए फैसले के तहत 215 किलोमीटर से कम के जनरल क्लास के सफर के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मज़ाफाती ट्रेन के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वालों के लिए किरायों में मामूली इजाफा किया गया है। जनरल क्लास में 1 पैसा फी किलोमीटर, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी क्लासों में 2 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है। रेलवे के मुताबिक इस नजरसानी शुदा किराया स्लैब से तकरीबन 600 करोड़ रुपए का इजाफी आमदनी मुतवक्का है। रेलवे ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान अपने नेटवर्क और ऑपरेशंस को नुमाया तौर पर बढ़ाया है। रेलवे ऑपरेशनल ज़रूरियात को पूरा करने और हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए अपने अमले की तादाद में इजाफा कर रहा है। रेलवे ने वाज़ेह किया है कि किरायों में इजाफा कम से कम रखा गया है ताकि आम मुसाफिरों पर बोझ ना पड़े। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश में बढ़ती हुई कशीदगी पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने लिखा कि जरा बांग्लादेश और पाकिस्तान में अक़लियतों की हालत ज़ार को देखो और उनकी खौफनाक जिंदगियों के बारे में सोचो। तक़सीम के दौरान जिन अफराद का इलाका भारत का हिस्सा बन गया वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं। भारत में आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए भारत को बदनाम करना बंद करें। बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्रदास के कत्ल के बारे में मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश में लोग जिहादी हादी के लिए रो रहे हैं, जबकि मासूम गरीब हिंदू दीपू चंद्रदास के खानदान के रोने की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यूनिस एक जिहादी के जनाजे में शरीक होते हैं, लेकिन दीपू के हौलनाक कत्ल पर खामोश हो जाते हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हालिया हमलों और भारत मुखालिफ मुजाहिरों पर मुल्क में गुस्सा बढ़ रहा है और इन वाक़यात की मुखालिफत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली में JNU में साबरमती ढाबे के करीब एक मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के दौरान बांग्लादेश हुकूमत और हिंदू मुखालिफ अनासर के खिलाफ नारे लगाए गए और पुतले जलाए गए। ABVP ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत से सिफारती मदाखलत और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास जो हमारे हिंदू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो हत्या जिसको देखने के बाद किसी भी आम इंसान का दिल दहल सकता है। वो एक आध महीने के लिए तो जो है साइलेंट हो जाएगा कि किस प्रकार की हत्या की गई है। आप देख सकते हो कि जहाँ से उस आदमी को, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है, उसको घसीटते घसीटते एक जगह लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको बहुत मारते हैं और फिर पेड़ पर लटका के जो है उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये आप लगातार इस कैंप वहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर लगातार भारत की एम्बेसी पर, वहाँ पर मीडिया हाउसेस पर और हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार के लिए सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे भाई दीपू को ना सिर्फ घसीट के मारा गया, बल्कि सोचिए कितनी बेरहमी से उसको जिंदा जला दिया गया। और सोचिए उन जिहादियों की मानसिकता, उस भीड़ की मानसिकता, वहाँ पे बच्चे थे, औरतें थे, उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियोस बना रहे थे और पता नहीं कौन कौन से मजहबी नारे लगा रहे थे। पिछले 3 साल से आपको ध्यान में होगा कि आज से 3 साल पहले जब यूनिस की सरकार बनती है, तब से हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ उनके सनातनी प्रतीकों की वजह से, उनके सिंबल्स के लिए उन्हें मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मेरा भारत सरकार से कड़ा आह्वान है, एक अनुरोध भी है कि हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे इन हिंदू साथियों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। मरकजी हुकूमत ने अरावली पहाड़ियों से मुतालिक हो रहे एहतजाज को गुमराहकुन करार दिया है। वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों का 90% महफूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है।
कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कन्फ्यूज़न खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो ज़मीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहाँ से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कन्फ्यूज़न करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कुछ YouTube चैनल्स ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जो कि झूठ हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत ग्रीन अरावली मंसूबे की हिमायत करती है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज़ रहेंगे। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में साइंस सिटी में एक तकरीब के दौरान बंगाली कम्युनिटी से खिताब किया। आरएसएस के सरबराह ने अपने खिताब में कहा कि भारत बड़ा हो रहा है और भारत के बड़े होने का मतलब है कि हिंदुओं का बड़ा होना, और यही वजह है कि दुनिया के शरीर लोग परेशान हो रहे हैं, और यही वजह है कि भारत और आरएसएस के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा तेजी से फैलाया जा रहा है। भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, ये सब समानार्थी है, और धर्म का उत्थान हो ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अगले साल यकम जनवरी से 31 जनवरी तक रियासत भर में रोड सेफ्टी महीना मनाया जाएगा। ये मुहिम 4E मॉडल यानी कि तालीम, निफास, इंजीनियरिंग और हंगामी देखभाल पर मबनी होगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि न सिर्फ चालान जारी किए जाएंगे, बल्कि आदतन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस भी जब्त किए जाएंगे और उनकी गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। उन्होंने रोड सेफ्टी को एक अवामी तहरीक बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरे आलमी ध्यान दिवस के मौके पर तेलंगाना के कान्हा शांति वन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आलमी ध्यान दिवस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर को आलमी ध्यान दिवस करार दिया था। तकरीब से खिताब करते हुए CP राधाकृष्णन ने सभी से ध्यान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ध्यान इंसान में मुस्बत तब्दीलियां लाता है, जो कि अच्छी शख्सियत और मुआशरे के लिए ज़रूरी है। The inner transformation is a must for every individual to build a positive society, a society which takes care of everyone. I take this opportunity to place my regards for Daji for inspiring the world to look within and to contribute to a more peaceful and conscious living. Meditation is a universal practice that transcends cultural, geographical and religious boundaries. चिल्ला कला के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और इसी सिलसिले में बांदीपुरा जिले के बलाई इलाकों में अचानक मौसम बदल गया है और ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रजदान टॉप, तुलैल और वादिये गुरेज में शदीद बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफ़ेद चादर में ढांप लिया है। मुसलसल बर्फबारी के बाइस दर्जे हरारत में तेजी से कमी आई है और सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है।
85 किलोमीटर तवील बांदीपुरा गुरेज सड़क को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए एहतियाती तौर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। एसडीएम गुरेज के मुताबिक ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। मौसम में बेहतरी और सड़क से बर्फ साफ होने के बाद ही ट्रैफिक दोबारा शुरू किया जाएगा। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है और इससे 40 रोजा सख्त सर्दी के पहले ही दिन का आगाज हुआ, जिसे चिल्ला कला कहा जाता है। चिल्ला कला हर साल 21 दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी तक जारी रहता है। ये कश्मीर में सख्त तरीन मौसम सरमा समझा जाता है, जहां दर्जे हरारत तेजी से गिर रहा है। श्रीनगर में इस सीजन का पहला कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में बिलतरतीब -1.5 डिग्री सेल्सियस और -2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू शहर में कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस, कटरा में 11.6 डिग्री सेल्सियस, बटोटे में 7.6 डिग्री सेल्सियस और बानिहाल में 6 डिग्री सेल्सियस और भद्रवा में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और खेल की खबरों की बात करें तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान ने 191 रन से जीत लिया है। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 50 ओवर में 348 रन का हदफ दिया था, लेकिन भारत की शुरुआत से ही पोजीशन अच्छी नहीं रही और पूरी टीम 26 ओवर और 2 गेंदों में 156 रन पर ढेर हो गई। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से समीर मनहास ने सबसे ज्यादा 172 रन बनाए और अहमद हुसैन ने 56 रन की इनिंग्स खेली। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।